जिसमें हर किसी का रोल है। डॉक्टर का रोल है, पेरेंट्स का रोल है, स्कूल का रोल है, टीचर्स का रोल है, फ्रेंड्स का रोल है, हमारे बड़े बुजुर्गों का रोल है, ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, एनजीओज का रोल है, बिजनेसमैन का रोल है, सोशल मीडिया का रोल है। तो मैं एक अपना रोल निभाने आई हूँ। मैं कोशिश करूंगी 10% 5% मैं अब सब लोगों के सामने एक मैसेज रखूं कि क्या है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, क्या है इसके इम्प्लीकेशंस, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे कि इस बंदे में नशे की चीज़ों के सिम्टम्स है या ये बंदा है जो एट रिस्क है कि उसको ये सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है। तो मेरी यही कोशिश होगी कि अगर आप सब अटेंशन देंगे, कुछ 4-5% ही आप घर लेके जाएंगे और अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने घर में जो तो अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, कलीग्स को, बच्चों को आप इंफॉर्मेशन देंगे या उनको वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि शायद मे भी कहीं इसमें ये प्रॉब्लम ना है। ये जानना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि सब्सटेंस अब्यूज़ कोई लत नहीं है, जैसे हम बोलते रहते हैं, स्टिग्मा है इसके साथ। ये नशा वाला बंदा है, ये एडिक्टेड है, ये छु चरसी, ये छु शोध, ये छु शराब चन बोलना फर, ये वर्ड्स हमें यूज़ नहीं करने हैं। ये तकलीफ है, ये कोई ऐश नहीं है, कोई फैशन नहीं है, ये एक तकलीफ है जिसको नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। इसको इस नाम से जाना जाता है। अगर कोई शराब की नशे में है उसको हम नाम देंगे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। अगर कोई चरस की नशे में मुब्तला है उसको हम बोलते हैं कैनबिस यूज डिसऑर्डर। इसको हम चरसी नहीं कहेंगे, उसको हमें तकलीफ की नजर से देखना है, क्योंकि ये डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है, ये इलनेस है, वो बीमार है, उसको हेल्प की जरूरत है। जब भी उसमें कोई इशू आता है वो मतलब ही सर्चिंग फॉर एन हेल्प, उसको नीड है हेल्प की। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे आसपास लोग हैं, हम सिम्टम्स को डिटेक्ट करें ताकि हम उनको दर्स ना दें, उनको नसीहतें ना करें, बल्कि उनको ये बताएं कि आपको जरूरत है इलाज की, आप बीमार हो। क्योंकि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आर प्रॉब्लम्स विद मेंटल हेल्थ। ये जहनी तकलीफें होती हैं तब जाके इंसान नशे में पड़ता है। अगर किसी का मेंटल हेल्थ सेट होगा तो कभी वो नहीं करेगा नशा, क्योंकि हर किसी को पता, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि सिगरेट पे लिखा है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? हमारी कॉग्निशन कहाँ गई है, हमारे इमोशंस कहाँ गए, हमारा बिहेवियर खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ सेट नहीं है। We are not mentally sound. That's why we are not able to understand its implications. Its bad impacts on our health, on our psychological health, on our physical health, on our medical health. So ये एक responsibility है हमारी ये जानने की। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या है। यहाँ तो आम टर्मिनोलॉजी जो है इसकी, उसमें इसको बोलते हैं सब्सटेंस यूज, ये ना ड्रग, इसमें इसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। आम टर्मिनोलॉजी में इसको ड्रग अब्यूज। वहां इसकी डिफिनेशन क्या है? ड्रग अब्यूज इज डिफाइंड एज द कंपल्सिव मिसयूज ऑफ इलीगल ड्रग्स, प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस एंड साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस फॉर एनी मेडिकल रीजन और फॉर ए नॉन मेडिकल रीजन। तो इसमें क्या है? इलीगल सब्सटेंसेस क्या है? कैनबिस है, अल्कोहल है। मेडिकल ड्रग्स कौन से? ट्रामाडोल है, पेन किलर हम लेते हैं, ओपियाइड्स पेन के लिए हम यूज करते हैं। जब हम इन्हीं चीजों को बिला वजह, चाहे हमें कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी उसके लिए हमने यूज किया और बाद में हम चले गए एडिक्शन की तरफ, या जो इलीगल ड्रग था किसी चीज के लिए यूज नहीं था फिर भी हमने इसको यूज किया, तो इसको हम कहते हैं ड्रग अब्यूज। लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को हम डिफाइन करते हैं, अगर हम परसिस्टेंटली, मतलब कोई सब्सटेंस है, हम कैनबिस की बात करते हैं, चरस की बात करते हैं, तो हम सब्सटेंस अब्यूज करते हैं। एक तो स्टार्ट किया, डिफरेंट लोगों का जो पर्सपेक्टिव होता है सब्सटेंस अब्यूज के रिलेटेड है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर पर्सन्स दे से नो टू सब्सटेंस, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी बोला कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी है। इनमें ऐसा क्या खास है कि इन्होंने सिगरेट नहीं पी है? इनके लिए पर्सपेक्टिव है सब्सटेंसेस मीन सब्सटेंसेस, नशा मीन्स नशा, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो नशा नशा है। तो हमेशा कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए नोट सब्सटेंसेस है, सो दे आर नॉन यूजर्स। फिर कुछ लोग होते हैं जो बेनिफिशियल यूज के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेन थी, उसने
ट्रेमेडोल इंजेक्शन लगाया, फिर से पेन हो गई, फिर से ट्रेमेडोल इंजेक्शन लगाया, फिर से पेन हुई, फिर से ट्रेमेडोल। ये नहीं दिखा पेन अगर है क्यों है, ये क्यों से आ रही है, इसका बेसिक रीजन क्या है, मैं उसको ट्रीट करूं रादर देन कि मैं बार बार ट्रेमेडोल के इंजेक्शन ले के मैं इस पर डिपेंडेंट ही हो जाऊं। या कुछ चीजें जैसे कैनबिस है, कहीं कहीं पे इसको मेडिसिनल यूज है, एपिलेप्सी में लारा निमन तकलीफ शासन जो नहीं ठीक होते हैं उनमें कैनबिस यूज होता है, या कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक तकलीफ है जहाँ पे कैनबिस मेडिकली यूज होता है। अब किसी ने मेडिकल यूज के लिए, बेनिफिशियल यूज के लिया तो वहाँ पे उसको हार्म नहीं होता है, क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन लेता है, अंडर एडवाइस फ्रॉम ए डॉक्टर लेता है, एक लिमिटेड अमाउंट में लेता है जब तक उसको जरूरत होती है। तो ये होता है इसका बेनिफिशियल यूज। सो कुछ लोग इन चीजों का यूज हर बेनिफिशियल यूज के लिए करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो एट लो रिस्क होते हैं, जो सब्सटेंस करते हैं जिससे उनको लो रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारी जो कम्युनिटीज है जहाँ पे अल्कोहल उनको माना जाता है, ये एक सॉर्ट ऑफ हाई क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, एज ए रिक्रिएशन पर्पसेस के लिए लेते हैं, या कुछ जॉब्स ऐसे हैं जहाँ उनको मिलता है कुछ अमाउंट ऑफ अल्कोहल, तो वो लेते हैं छोटा छोटा अमाउंट, उनसे उनको लो रिस्क होता है। तो ये वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है जो लो रिस्क यूजर्स होते हैं। फिर कुछ पॉपुलेशन होती है जो हार्मफुल यूजर्स होते हैं। हार्मफुल यूजर्स वो होते हैं जो यही अमाउंट, यही इलीगल ड्रग्स, यही साइकोएक्टिव सब्सटेंस हायर अमाउंट्स में लेते हैं, इंक्रीजर फ्रीक्वेंसी में लेते हैं, लार्जर क्वांटिटी में लेते हैं और करते ही रहते हैं। और अगर नहीं करेंगे उनको क्रेविंग होती है, एक डिजायर होती है कि फिर से करना है, चाहते हैं कि हम छोड़ें, हम स्टॉप करें, लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं। अंदर से एक डिजायर जो है उनको कॉन्स्टेंटली रहती है कि ये नशा हम फिर से करेंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं ये नशा। उनकी वजह से क्या होता है, उनका जो मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइफ जो होता है वो इसी में डिवोट हो जाता है। वो इसी के लिए पैसे कमाते हैं, यही परचेज करने के लिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, यही चीजें लेने के लिए अपना, तो अपनी जो उनकी प्रायोरिटीज होती है, अपनी जो प्राइमरी लाइफ, अपना सेल्फ केयर खराब होता है, उनको नहाने का टाइम नहीं मिलता है, अपने नेल स्ट्रिम करने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये चीजें वो लैंड अप खो जाते हैं। अपनी ड्यूटी जाने का उनके पास टाइम नहीं होता, अपने बच्चों के लिए उनको पास टाइम नहीं होता, अपनी फैमिली उनकी खराब होती है। तो ये चीजें होती है जब वो फाइनली सारा उनका सेक्रीफाइस हो जाता है इन व्यू ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, तो उसको बोलते हैं हार्मफुल यूज। हार्मफुल अब्यूज ही ले जाता है उनको एडिक्शन की तरफ, जो डिपेंडेंट बन जाते हैं टू द सब्सटेंस यूज, जिनको कहलाते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर केसेस। तो ये एक चीज होती है कि जब हम नो से जाते हैं टुवर्ड्स एडिक्शन, लेकिन अगर कोई इस एडिक्शन में फंस चुका है, बीमार है, इस तकलीफ से जूझ रहा है, तो वो वापस भी आ सकता है, वो हार्मफुल यूज से वापस जा सकता है टू नो यूज। ये ट्रीटेबल कंडीशंस है, इनमें ट्रीटमेंट है। तो ये क्रॉनिक डिजीज है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है, इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए जाता है, बहुत सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है, लेकिन ट्रीटमेंट है। तो हमें स्टिग्मा अवॉइड करना है, इनके खिलाफ हमें वो इनको आउट नहीं करना है अपनी कम्युनिटी या अपनी सोसाइटी या अपनी फैमिली से, बल्कि इनको अपने साथ रखना है, इनकी हेल्प करनी है और इनको रेफर करना है फॉर ट्रीटमेंट। तो कहाँ से करेंगे ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट करेंगे एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जिसको ट्रेनिंग मिली होती है इन डीलिंग विद इमोशनल, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो जिन्होंने इसके साथ पढ़ाई की, तो मैं आप सबको बताऊंगी कि हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारा है, वहाँ पे फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी का, जहाँ पे अच्छे से ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर किसी को भी कोई इशू होगा जहनी रिलेटेड या इस सब्सटेंस रिलेटेड, अब्यूज के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीधे आके अपने इलाज की, अपनी मदद की, या अपने जो घर में कोई होगा जो आपका मूड होगा जिसको हेल्प की जरूरत है, वो आ सकते हैं। तो अब बात है क्यों करता है कोई नशा, क्या है वजह, क्या है मतलब रीजंस बिहाइंड इसमें। जब बच्चा माँ के पेट से निकलता है, वहां से इसकी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे वो क्रॉल करता है, बैठता है, चलता है, वैसे ही इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही होती है, उसके कॉग्निशंस बन रहे होते हैं, उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स बन रहे होते हैं, उसके कोपिंग स्किल्स बन रहे होते हैं। अगर इनको बनने में कोई दिक्कत आई होगी तो जाहिर सी बात है कल को इसी में इसकी वजह से जो वो डील कर सकता था लाइफ में, उसको कोई स्ट्रेसर आता, कोई चैलेंज आता, उसके साथ वो डील करता, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि उसके कोपिंग स्किल्स प्रॉपर नहीं बने हैं, उसके डिफेंस मैकेनिज्म्स प्रॉपर नहीं बने हैं, उसका
ईगो मैच्योर नहीं हुआ, तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पहली है जब उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, उसका जो कॉग्निटिव स्कीमा है। कॉग्निटिव स्कीमा क्या होता है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपनी सेल्फ इमेज क्या है, हम दूसरों के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है हमारा, और दुनिया का क्या पर्सपेक्टिव है हमारा। जब हम हर चीज़ को हमारी अवेयरनेस नहीं है, अपना सेल्फ हमें समझ नहीं आया, मैं क्या हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, दुनिया हमें समझ नहीं आई है, ये दुनिया क्या चाहती है, मुझे दुनिया में क्या करना है, मेरा क्या है यहाँ पे रोल, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, और आसपास जो मेरे लोग हैं इनकी क्या रिलेशनशिप है मेरे साथ, जब मुझे वो नहीं समझ आ रहा है तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे लाइफ में अगर चैलेंजेस आएंगे तो मैं वो डील नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी डेवलपमेंट कब प्रॉपर होगी, जब हमारी ग्रूमिंग प्रॉपर होगी, जब हमारा पेरेंटल केयर प्रॉपर होगा। अगर हमारी फैमिलीज में पेरेंटल फॉल्ट है, पेरेंट्स में डिस्कॉर्ड है, उनको आपस में लड़ाइयाँ होती है, उसका डायरेक्ट असर हमारे बच्चों पे पड़ रहा होता है। वो रीड कर रहे होते हैं, वो लर्न कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में इमेज बन रही होती है, ये लर्नर बिहेवियर्स बनते हैं। वो देखते हैं हमारे घर जिस टाइम उनको पेरेंट्स का लव, केयर, अफेक्शन, टाइम की जरूरत होती है, वो टाइम वो देखते रहते हैं पेरेंट्स को झगड़ने में, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। उनको समझ ही नहीं आता, पेरेंट्स गाइड ही नहीं कर पाते हैं उनको जो सोशल स्किल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो उनको मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आगे जाके उसको चैलेंजेस आएंगे तो उसको मिसट्रस्ट बनता है, उसको जो पेरेंट के साथ जो ट्रस्ट एक रिलेशनशिप बिल्ड होती वो बन ही नहीं पाते। अगर उसको कोई मेंटल हेल्थ इशू कल को आएगा, कोई स्ट्रेसर आएगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से वो बाहर जाएगा, दूसरे लोगों की सर्च हेल्प करेगा ताकि वो उसको हेल्प करे। मे भी कोई ऐसा बंदा होगा जो उसको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएगा और वो लैंड अप हो जाएगा इनटू सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स। अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम क्या, अगर किसी को जेनेटिक हिस्ट्री है, कोई फैमिली में सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, दैट मीन्स इनके फैमिली में कुछ ऐसे जीन्स रन कर रहे हैं, ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं जो रिस्क फैक्टर बनते हैं कि शायद इनके बच्चे या आने वाली जनरेशन में कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है। पर्सनैलिटी फैक्टर्स होते हैं, जब बच्चा बन रहा होता है इसका टेम्परामेंट बनता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 to 24 ही वो एज होती है जब इंसान नशे की इस प्रॉब्लम में जाता है, इस डिसऑर्डर में फंसता है, क्योंकि यही एक वो टाइम होता है जहाँ पे हमारा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बना होता है। तो कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी है जहाँ पे इश्यूज होते हैं। एक पर्सनैलिटी होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स कैसे होते हैं, वो ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। उनको हमेशा जरूरत पड़ती है कि सामने जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके सिबलिंग्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, वो उनके आसपास रहे, वो कभी उनसे दूर न जाए। उनको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए दूसरों की जरूरत पड़ती है, और अगर वो नहीं होंगे तो उनको डिस्ट्रेस होता है, तो डिस्ट्रेस में वो खुद को हार्म करते हैं। आप अक्सर देख सकते हैं, अपने आसपास नजर रखना है अपने बच्चों पे, वो सेल्फ कट्स करते हैं, हार्म करते हैं, अपने बाजू काटते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रेस में आ रहे होते हैं, उनको वो इमोशनल डिसरेगुलेशन प्रॉब्लम्स होती है। कुछ होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में इम्पल्सिविटी होती है। इम्पल्सिविटी मतलब होता है जब भी हम कोई एक्शन करें, कोई एक्ट करें, उससे पहले हम सोचते हैं, उससे पहले हम गौर करते हैं इसके पॉजिटिव्स, इसके नेगेटिव्स क्या है। लेकिन अगर हम ये सोच नहीं सकते, हम बिफोर टेकिंग एन एक्शन, बिफोर टेकिंग एन इनिशिएटिव, हम ये सोच नहीं पा रहे हैं कि क्या है इसके आउटकम्स, क्या है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, और एकदम से हम कोई एक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं इम्पल्सिविटी। व्हेन वी आर नॉट एबल टू स्टॉप एन इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन, इट इज नोन एज इम्पल्सिविटी। जो लोग इम्पल्सिव होते हैं, जो विदाउट सोचे समझे कोई एक्शन लेते हैं, उनको रिस्क होता है कि वो विदाउट सोचे समझे सब्सटेंस अब्यूज भी ट्राई कर सकते हैं और बार बार करते रहेंगे और इसमें लैंड अप हो जाएंगे इस डिसऑर्डर। कुछ लोग होते हैं जिनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। एंटी सोशल लोग कौन से वाले लोग होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी में दे डोंट रिगार्ड फॉर रूल्स, दे डोंट रिगार्ड फॉर रेगुलेशन, उनके लिए रिमोर्स की कोई बात ही नहीं होती, गिल्ट उनमें होता ही नहीं है। कुछ भी गलत कर देंगे, कोई क्राइम करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, दे डोंट बॉदर अबाउट दैट, और बाद में उनको गिल्ट भी नहीं होता है। उनको इमोशनली वो कोल्ड होते हैं, उनको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर उनको पेरेंट्स बोल भी देंगे, घर वाले बोल भी देंगे, अपने कलीग्स या वर्क प्लेस में उनको लोग बोल भी देंगे भाई आप में प्रॉब्लम है, ये ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पर्सनैलिटी भी हमें बचपन से ही बन के आ रही है। अगर हम प्रॉपरली ग्रूम हुए होंगे, प्रॉपरली हमारी डेवलपमेंट हुई होगी,
जेनेटिक कंपोनेंट प्रॉपर होगा तो मे बी हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इंटैक्ट नॉर्मल पर्सनैलिटी हो, जिसमें ये वाले ट्रेड्स कम होंगे तो हमें इससे काम होता है सब्सटेंस यूज करने का। फिर आते हैं पीर प्रेशर। एक स्टडी में देखा गया है जो कॉमन फैक्टर है, सबसे बिगेस्ट फैक्टर है सब्सटेंस अब्यूज करने का, वो है पीर प्रेशर। पीर प्रेशर क्या होता है? दोस्त करवाते हैं नशा। Can I have your attention please? Such an important lecture. ये lecture आपको कहाँ पे मिलेगा? I want absolute silence. So drug abuse ये हमारी सोसाइटी को कैसे चूस रहा है, कैसे गंदा कर रहा है, This is such an important lecture. ये lecture आपको कहाँ पे मिलेगा? So please have an absolute silence. Listen to me carefully. Thank you. तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई होगा सब्सटेंस अब्यूजर तो उसके लिए है, ये जनरल अवेयरनेस के लिए भी है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको इसी सोसाइटी में रहना है। आप खुद को कैसे सेव करोगे जब तक आपको पता नहीं है कि ये चीज क्या होती है। आप जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो आप खुद को सेव नहीं कर पाए। सो फॉर पर्सनल सेफ्टी, फॉर योर सेफ्टी ऑफ योर फैमिली, योर सिबलिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जानना जरूरी है। और जो मेंटल हेल्थ है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक हमें पता नहीं चलेगा हमें अपनी प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। फॉर नॉर्मल जो नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए भी होता है ना, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी चीज अगर हो जो सबको समझ आती है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ इंसान खुद समझता है लेकिन वो उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरों को भी समझो और खुद को भी समझे, इसमें जूझे ना, इसकी प्रॉब्लम, इसके कॉन्सिक्वेंस में ना फंसे। तो हम क्या